नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता की आंखों में डालकर करीब से पूछो, महंगाई कैसे परेशान करती है, किसी गरीब से पूछो। देश की जनता गरीबी से लड़ रही है, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। कोरोना के चलते कई लोग कंगाल हो गए हैं तो कई बर्बादी की कगार पर है। जी हाँ, कोरोना न सिर्फ जान पर भारी पड़ा है बल्कि इसकी वजह से लंबे समय तक लगे लॉकडाउन और कर्फ्यू की वजह से कामकाज भी ठप हो गए, जिसके कारण आर्थिक संकट इस कदर बढ़ा है कि कई लोग पाई पाई के लिए मोहताज हो गए हैं। ऊपर से संक्रमण की तीसरी सुनामी आने की चेतावनी लोगों को और भी डरा रही है। खैर, इससे हर कोई जैसे तैसे निपट रहा है, लेकिन इस महामारी के बीच महंगाई के विस्फोट ने आम आदमी का जीना दुश्वार कर दिया है। पेट्रोल डीजल के साथ ही रसोई गैस और अन्य जरूरी सामानों के तेजी से बढ़ते दामों ने लोअर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। स्थिति यह है कि आमदनी अठन्नी तो खर्चा रुपया। अब ऐसे में भला कौन कैसे अपना घर चलाएगा? बढ़ती महंगाई से आम लोगों के घरों का बजट बिगड़ गया है। महंगाई की मार सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग के परिवारों को झेलनी पड़ी है। गैस, सरसों तेल, दाल, दूध, चीनी के साथ ही हरी सब्जियां लोगों की ओर आंखें तरेर रही हैं। महामारी के कारण हर वर्ग के लोग आर्थिक रूप से बुरी तरह से प्रभावित हुए। खाद्य पदार्थों के बढ़े दामों ने लोगों के सामने परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा कर दिया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि बढ़ती महंगाई से त्रस्त आम जनता को राहत देने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? जनता मांगे जवाब में आज बात करेंगे महंगाई का महाचक्र। तो महंगाई ने किचन का बजट डगमगा दिया है। जितने पैसों में पहले एक महीने का खर्च चलता था, अब उसका दोगुना हो गया है। किचन से धीरे धीरे हरी सब्जियां और दालें गायब होती नजर आ रही हैं। वहीं महिलाएं घर खर्च से जो रुपए जुटाती थी, वो भी अब महंगाई के चलते धीरे धीरे खर्च होने लगा है। ये एक नहीं बल्कि ऐसी कई मुसीबतें लोगों के सामने हैं जो कि लोगों के लिए काफी दुखदायी है। ऐसे में आम आदमी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो करे तो क्या करे। एक तरफ कोरोना काल के चलते लोगों के व्यवसाय और प्राइवेट नौकरियां ठप पड़ी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों पर महंगाई का प्रहार भारी पड़ रहा है। चर्चा को विस्तार दें, उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। बहुत हुई महंगाई की मार, ये वो लाइन है जिस लाइन ने देश की सियासत को एक अलग हवा दी थी। इस लाइन के आधार पर ही देश में चुनाव हुए और दिल्ली की सत्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काबिज हुए। देश में सरकार बदलने के बाद लोगों को लगा था कि शायद ही देश में जल्द अच्छे दिन आएंगे, पर ये क्या, देश में एक बार फिर से महंगाई ने अपने पैर पसारना शुरू कर दिए। देश में महंगाई ने आम जनजीवन को बेहाल कर दिया है। इसका असर जरूरी सामानों के बिक्री दर पर भी पड़ा है। महंगाई दर इतनी बढ़ गई है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के रसोई का बजट बिगड़ गया है। रसोई गैस, खाद्य तेल के साथ अन्य जरूरी खाद्य वस्तुओं के मूल्य भी इजाफा होने से महिलाओं को रसोई संभालना मुश्किल। गैस से लेकर सब्जियों तक के मूल्य लोगों की आय पर हावी। आम जनता को घर खर्च चलाना मुश्किल हुआ। बीते 2 महीने में रसोई गैस की कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी। रिफाइंड तेल की कीमत भी अब लोगों के बजट से दूर। दाल और दूध के मूल्य भी लोगों को खूब रुला रहे। लगातार रसोई गैस की कीमतें बढ़ने से महिलाओं का घरेलू बजट बिगड़ चुका है। साथ ही असीमित महंगाई का सबसे बड़ा असर मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ रहा है। नौकरी पेशा हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति, इस महंगाई ने हर किसी को रुला दिया है। इस महंगाई ने हर किसी की कमर तोड़ दी है। इस महंगाई का असर इतना हो चुका है कि महंगाई के चलते लोगों को आशियाने बनाना भी मुश्किल हो चुके हैं। लेकिन इसी बीच बड़ा सवाल ये है कि लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर सरकार के पास किसी तरह का ऐसा कोई प्लान है जिससे देश में बढ़ रही महंगाई पर काबू पाया जा सके। देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी व्यवसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक हैं विकास बोंदिया जी। बोंदिया जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं फिरोज सिद्दीकी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीकी जी, आपका स्वागत है। साथ ही मौजूद है हमारे साथ सीए ओम प्रकाश सेठिया जी। सेठिया जी, आपका स्वागत है। समाज सेवी सुश्री रश्मि अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। तो रश्मि जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ रायपुर से मौजूद रहेंगे अर्थशास्त्री डॉक्टर लखन चौधरी जी। चौधरी जी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ फोन में भी जुड़ेंगे डायरेक्टर निरुपम बिल्डर आरबी सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले विकास जी, आप ही से सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं, फिर तो बहुत तरह से बातें आएंगी कि क्यों महंगाई है, कितनी महंगाई है। आप ही बता दीजिए, महंगाई है क्या? महंगाई दर तो हमेशा ही बनी रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार की सफलता रही कि हम अपने शुरू के 6 वर्षों में, और 6 वर्षों यूं कहूं मैं तो मार्च 2021 तक महंगाई दर को, जो हमारी एक अपेक्षित महंगाई दर की बैंड है 2% से 4% के बीच रखने में कामयाब रह सके, और तो और 2% से भी कई बार कम दिखी है। ये जरूर रहा है कि जो सेकेंड वेव ऑफ कोरोना रही, उसके बाद में लॉकडाउन और जो लोगों में एक भयावह वातावरण बना, औद्योगिक उत्पादन गिरा है, खेतों का सामग्री बाजारों में आने में थोड़ी कमी आई है, उस वजह से महंगाई दर मई जून में बढ़ी हुई दिखी है। लेकिन फिर भी, चूंकि अब फिरोज जी बैठे हैं, वो कांग्रेस की बात रखेंगे, तो मैं शुरू में ही कह दूं कि कंपैरेटिवली फिर भी 2006 से 2011 के बीच जो महंगाई दर डबल डिजिट में होती थी, वो आज भी नहीं है जी, कम है, उसके मुताबिक कम है। लेकिन आप देखिएगा, हालात थोड़े दिन में सुधर जाएंगे। हमारे औद्योगिक उत्पादन दर में वृद्धि आ चुकी है, लोग वापस अपने कामों में लग गए हैं, हमारा लॉजिस्टिक सिस्टम बेहतर होता जा रहा है, और एक आध महीने मुझे लगता है कि जब हम दिवाली की मिठाइयां खा रहे होंगे, तब मुफीद व्यवस्था में हम सब पहुंच चुके होंगे। जी, चलिए हम मान लेते हैं विकास जी, हम एक छोटा सा सवाल ही हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने सेंचुरी लगातार आप मारते जा रहे हैं, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे सरसों तेल हो, डबल सेंचुरी भी मार रहे हैं आप। हम ये पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि आने वाले 1-2 महीने में हम इस पर कंट्रोल कर लेंगे, तो क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे? देखिए, पेट्रोल डीजल के 20 रुपए बढ़ाएंगे तो 20 पैसे कम कर देंगे। अब मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल के दाम तो सीधे इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर डिपेंडेबिलिटी आज हो गई है, तो उसके मुताबिक ही चलेंगे। ये जरूर बात आई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें अपनी विकास योजनाओं को चलाने में, अपने कर्जों को पटाने में, और खास करके ऑयल बॉन्ड्स की जो रीपेमेंट्स करने, उस कारण से पेट्रोल डीजल संबंधी एक्साइज ड्यूटी में कमी आने के अभी फिलहाल तो ऐसे आसार नहीं है। लेकिन आप इसके अलावा देखिए, महंगाई दर बढ़ना एक विषय, और महंगाई दर को एक्सेप्ट करने लायक लोगों को बना देना, उनकी आय में वृद्धि कर देना, वो एक दूसरा पहलू है, और जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी सफलतापूर्वक काम किया। बहुत बढ़िया काम किया आपने। लेकिन आपने ये कहते रहे हैं कि हम घर आशियाना सबको बनाएंगे। जी, जब घर ही चलाना मुश्किल है तो आशियाना कैसे बनाएंगे? अभी मैं आपसे, हमारे साथ निरुपम बिल्डर के संचालक हैं राम बाबू सिंह जी हैं, उनसे पूछ लेते हैं अब वो कितना महंगा हुआ। ये तो हमको दिख रहा है कि मकान हुआ, पेट्रोल कितना महंगा हुआ, डीजल कितना महंगा हुआ, सरसों तेल कितना महंगा हुआ, अन्य सामान कितने महंगे हुए। और इस बीच ये कहा जा रहा था कि जो बिल्डर्स का धंधा मद्दा हुआ, सस्ते हुए हैं मकान। मैं पूछ लेता हूँ आरबी सिंह जी, मेरी आवाज आपको आ रही? हाँ, आ रही है त्रिपाठी जी, आपकी आवाज आ रही है। चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में। थैंक यू साहब, थैंक यू। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि इस बीच में, जब से कोरोना का पहला दौर चला, फिर दूसरा दौर आया, इस बीच में जैसा कि कहा जा रहा था कि आपके हमने जो बिल्डर लॉबी है, उनका धंधा मद्दा हो गया है और आशियाने सस्ते बिकने लगे हैं, तो सस्ते बिकने लगे हैं, क्या सही है? और अगर इसमें जो आप आशियाना बनाते हैं, लोगों को देते हैं, उसमें जो मटेरियल आप उपयोग करते थे, वो कितना महंगा हुआ है या सस्ता हुआ है? मटेरियल तो पिछले 1 साल में काफी महंगा हुआ है जी। स्टील की प्राइजेस 1-1.5 साल पहले देखेंगे तो 38,000 रुपये टन था जी, और अभी ये करीब 58,000 रुपये टन हो गया है जी। तो रफली करीब 40%, 35 से 40% के आसपास इंक्रीज हो गया मटेरियल प्राइजेस जी। सीमेंट पहले करीब 260 रुपए बैग था जी,
अभी अंदाज से करीब 315, 310, 315 रुपए बोरी हो गया सीमेंट जी। तो इससे भी कम से कम 15 से 20% का इजाफा है जी। डीजल प्राइसेस जो हर ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करता है। हाँ। डीजल के प्राइसेस की वजह से सारा ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। सैंड रेट आती थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लगता है, वो महंगा हो गया है जी। लेबर कॉस्ट महंगी हो गई है। लेबर को अभी कोरोना की वजह से काम में दिक्कत हुई, अभी बंद था जी। तो लेबर की शॉर्टेज हो गई, उसके वजह से जो लेबर काम कर रही है उनके दिहाड़ी बढ़ गई है। तो रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो काफी बढ़ गया है अभी। तो अभी इस बीच में जो पहले 2 BHK 3 BHK की प्राइस क्या हुआ करती थी सामान्य तौर पे, अब कितनी बढ़ गई है उसकी प्राइस? बालू बहुत महंगा हो गया है। हाँ, रेट ट्रांसपोर्टेशन की वजह से रेट बहुत महंगा हो गया है जी। हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन में डीजल के कॉस्ट बढ़ने से हर कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया है। जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो पहले सामान्य एक मध्यम वर्गीय और अति मध्यम वर्गीय जो 2 BHK या सिंगल कमरे का जो फ्लैट खरीदते थे उसमें कितना बढ़ा है रेट? तो पहले अमूमन आप मान के लिए कम से कम 10 से 15% का कॉस्ट की वजह से 10-15% का इंक्रीज अभी प्राइसेस में हो गया है। जो पहले जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1000-1200 रुपए के आसपास आता था वो सीधा 1400 रुपए 1500 रुपए के आसपास पहुंच गया, 1400 के आसपास पहुंच गया है जी। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में काफी ये मटेरियल कॉस्ट बढ़ने से काफी बढ़ोतरी हुई है। और ये कोरोना लॉकडाउन इन सब के चलते क्या बिक्री भी कम हुई है? बिक्री कम हुई है। अभी 3 महीना तो करीब करीब लॉकडाउन में निकल गया। अप्रैल मई जून करीब करीब लॉकडाउन रहा जी। फिर लोगों के दिमाग में भय भी है अभी जी। तो साइट विजिट्स और ये सब में तो कमी आई है जी। हाँ, पिछली बार भी ऐसे ही करीब 2 से 3 महीने का लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम में भी विजिट कम हो गई थी। जब विजिट नहीं होगा तो बुकिंग कम हो जाती है जी। चलिए, प्राइजेस वो डेस्परेट सेलिंग में कोई किसी को लोन पटाना है, कहीं पेमेंट करना है तो कोई मकान एकदम से सस्ता करके बेच दे तो बात अलग होती है, बट प्राइजेस तो हर चीज का बढ़ा है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल बहुत बड़ा है जी। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब, आपने सारी जानकारी दी हमारे साथ। विकास जी, आपने सुन लिया कि आशियाना बनाना भी महंगा हो गया, महंगा बिकने लगा। मैं और हमारे साथ रश्मि अग्रवाल जी हैं, समाज सेविका हैं और गृहिणी भी हैं। रश्मि जी, आपसे कि आप आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जो आपने किचन का खर्च चलाने में या घर के अन्य 2 सामानों में जो जितना पैसा लगाते थे अब कितना बढ़ गया है उसका? 2 साल पहले जिस पैसे में मैं अपना घर चलाती थी उसमें आज की तारीख में लगभग 1.5 खर्च होने लगा है हर गृहिणी के घर का और उसके किचन का। क्योंकि रिफाइंड तेल का ही देख लीजिए, पहले जो 90 और 100 रुपए किलो था अब 130 रुपए किलो दर से बिक रहा है। गैस सिलेंडर हर महीने में 25-50 रुपए महंगा हो रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है। अति मध्यम वर्गीय परिवार इस समय कमरतोड़ महंगाई से जूझ रहा है और कोरोना काल के बाद, लॉकडाउन के बाद मध्यम वर्गीय परिवार और अति मध्यम वर्गीय परिवार महंगाई की मार को बुरी तरह से झेल रहे हैं जी। उसके पीछे कारण ये है कि उनकी आय आज भी उतनी ही है जी, लेकिन उनके खर्चों में वृद्धि हो गई है। क्योंकि सिर्फ किराने का की भी मैं बात करूं कि खाद्य सामग्री की हर वस्तु के मूल्य में लगभग 12 से 20% की वृद्धि हुई है जी। इसके चलते हर गृहिणी जो थोड़ा बहुत पैसा बचा पाती थी, मुझे नहीं लगता कि अब हमारी बहनें बहुत ज्यादा पैसा अपने पास बचा भी पा रही हैं जी, बल्कि बचा हुआ खर्च कर रहे हैं। विकास जी, ये हाल आपके यहाँ घर में भी होगा, पर अभी आप नहीं उसको कबूल नहीं करेंगे। रश्मि जी ने कहा, हम विपक्ष की बात ले लेते हैं, फिर वास्तविकता क्या है, महंगाई क्यों इतना बढ़ रही है। हमारे साथ है अर्थशास्त्री भी हैं, सीए भी हैं, हम उनसे लेते हैं, सेठिया जी से, चौधरी जी से। फिरोज जी, बस आपसे सवाल क्या करूं, आपको जो कहना पहले ही विकास जी ने कह दिया है कि वो अपनी कांग्रेस के पक्ष की बात रखेंगे, तो आप रख दीजिए। विपक्ष के नाते हम एक सवाल करते हैं बोंदरिया जी से जी। अच्छा, सवाल भी करने लगे? हाँ, ऐसी कोई चीज तो बता दीजिए जो मोदी जी ने कहा और पूरा कर दिया हो। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, वो बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या आने वाले हैं? तो उन्होंने लोग कहते थे अच्छे दिन, तो ये अच्छे दिन है।
आपने कभी 70 साल की जितनी भी सरकारें रही, कभी 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए आपने गैस सिलेंडर पे बढ़ते देखा है क्या? इतने ही बढ़ते थे। अब तो सीधा 73 रुपए 50 पैसे, फिर ये लो 50 रुपए। और सुविधा के नाम पे क्या है आपके पास? ना तो आप नौकरी दे पा रहे हैं लोगों को। बैंकिंग सेक्टर की ये स्थिति है कि आप बैंक को मर्ज करते जा रहे हैं, एक में एक बैंक मर्ज होता चला जा रहा है। महंगाई की बात है, आप बैंकों पे आके बात। अरे रुकिए तो आप जो कह रहे हैं ना कि हम लोगों की जो है आय बढ़ा रहे हैं, लोगों को पास अब पैसा हो गया है, तो मैं आपको एक बात कहूंगा कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। जो सावन में अंधा हुआ हो ना, तो वो गर्मियों में भी यही समझता है कि सब कुछ हरा ही हरा है। तब आपके पास जो सरकार है, वो सरकार इतने सालों से हो गई आपके पास, तो अब आपको ऐसा लगता है कि सब बढ़िया है, क्योंकि हम बढ़िया हैं इसलिए सब बढ़िया है। ऐसा नहीं है। जितना डिपॉजिट था बैंकों के डिपॉजिट कम हो रहे हैं। लोन जो ले रहे थे लोग, वो लोन कम उठा रहे हैं, यानी मार्केट में पैसा नहीं आ रहा। पीएफ फंड जितना था, लोगों ने करोड़ों रुपया पीएफ फंड अपना निकाल डाला, तो अब लोग तो कंगाल होते जा रहे हैं। और अब आप कह रहे हैं कि हम लोगों की पेइंग कैपेसिटी में वृद्धि कर रहे हैं। वो हो कैसे रही है, वो मुझे समझ में नहीं आती। आप अपने आसपास देख लीजिए। मैं दर्शकों को कहता हूं कि कोई आप बताइए कि नया शोरूम चालू हुआ क्या आपके आसपास में, रिश्तेदारों में, जान पहचान में? आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा कि कोई नया शोरूम चालू हो रहा है, नया काम चालू हो रहा है। अब आप ऑयल बॉन्ड्स की बात कर रहे थे कि ऑयल बॉन्ड्स की वजह से जो है पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है। आप बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं, इसलिए पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। हमारे समय में हमने $114 पर बैरल तक डीजल खरीदा, अपना क्रूड ऑयल यानी कच्चा ऑयल खरीदा है। 143 तक। 143 तक। बताइएगा ना उस घाटे की पूर्ति कैसे की आपने, ये तो बताइएगा। हाँ सुनिए। और जो ऑयल बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं, वो कंपनीज ने जो ऑयल बॉन्ड थे वो सरकार ने खरीद के कंपनीज को दिए थे कि जब क्रूड ऑयल की कीमत ऊपर बढ़ेगी तो आप अपने जो रेट है, रेट को एक बराबर रखने के लिए आप बॉन्ड से पैसा लीजिए, और जब क्रूड ऑयल की कीमत नीचे जाएगी तो आप उसी से अपने आप को रिफिल करिए। और जो बॉन्ड है, आप कमा चुके हैं 3.5 लाख करोड़ अभी तक डीजल पेट्रोल से 1 साल के अंदर, और आपने बॉन्ड में दिए 9,685, वो आप 19,685, वो भी कंपनीज ने नहीं दिए, आपने नहीं दिए, कंपनीज ने दिए वो पैसा। तो जनता को जो गुमराह करते हैं ना आप लोग कि ये ऐसा हो रहा है। 3.5 रुपए डीजल पे हम लोग टैक्स लेते थे, मनमोहन सिंह की सरकार, ठीक है। और जो प्रधानमंत्री नारा लगाते आए ना कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार वो ले रहे हैं 32 रुपए। तो फर्क नहीं है ये? लेकिन फिरोज जी, इनका कहना यह है कि आप लोगों ने लोन बहुत ले लिया था, कर्जा बहुत था। अच्छा। जो तेल कंपनियों का आप वो पटा रहे हैं, ये बताएं कौन सही है क्या? नहीं, ये कौन सा कर्जा पटा रहे हैं, वो भी पटा रहे हैं। विकास कार्यों के लिए भी 40,000 पैसा एकत्रित कर रहे हैं। मात्र 40,000 सुन लीजिए आप, मात्र 40,000 करोड़ रुपए हम छोड़ के गए थे ईरान का, जो ईरान का देना था रीपेमेंट। और ईरान एक ऐसा देश था जो हमको पेट्रोल क्रूड ऑयल देता था, उसके बदले में गेहूं लेता था हमसे। और जब अमेरिका ने उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी तो हमारे पास रास्ता बंद हो गया। अब कहां से देते हम पैसा? तो वो तो ऑयल कंपनीज के पास 40,000 करोड़ थे। आपने क्या नया किया है? आप तो मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि 3.5 रुपए जो एक्साइज ड्यूटी थी वो बढ़ के 32 रुपए कैसे हो गई? पेट्रोल पे जो 9 रुपए 56 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी वो बढ़ के 37 रुपए कैसे हो गई? आप ये बताइए, कौन सी इनको क्या नोबेल पुरस्कार काय में दें आपकी सरकार को? ये बता दीजिए आप। आपको ये सोचना चाहिए कि कोरोना से लोगों की हालात खराब है, वैक्सीन के आप पैसे लो, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि भैया वैक्सीन फ्री लगाना, ठीक है, वैक्सीन के आप पैसे ले रहे थे, आप वैक्सीन लगा नहीं पा रहे, लोगों को ऑक्सीजन दे नहीं पा रहे, लोगों को इलाज दे नहीं पा रहे। कल सुबह लगवाना है आपको, कितने लोगों को कल सुबह लगवाना है? लग जाएगी। अरे आप, अरे ऐसी बात मत पैदा करिए। नहीं, आपकी वैक्सीन नहीं लग पा रही है। सुन लीजिए आप हमको मत बताइए। हम तो 25 तारीख को मुझे बड़ा अभियान कर रहे हैं। अरे आप 25 लाख लोगों को एक दिन में वैक्सीनेशन करेंगे। आपके गलत बातें बोल रहे हैं। अरे आपके अभियान तो बहुत गजब है, मतलब आप मत बोलिए उस मामले में। आप तो त्रिपाठी जी को बताइए कि इनका चैनल है और तमाम जितने न्यूज चैनल ये क्यों दिखाते हैं कि सब हड़बड़ी मच गई, पूरे वैक्सीनेशन केंद्रों पे लोगों की आपाधापी मच गई। ये स्थिति नहीं आना चाहिए। कुल 12% आप लगा पाए अभी तक,
और अगर तीसरी लहर तक भी आप अगर इसी रेट पे चले तो तीसरी लहर के आने से कोई नहीं रोक सकता। सवाल ये है कि ये सरसों का तेल क्यों महंगा हो रहा है? सरसों का तेल तो हो गया दुगना, और जो किसान था उसको 5600 रुपए से ज्यादा मिल ही नहीं रहा सरसों का पैसा। वही सवाल यहाँ वही बहुत बड़ा है विकास जी, कि क्या पैदावार घट गई है? तिलहन की पैदावार घट गई क्या? मुझे तो नहीं लगता। पैदावार तो उसी तरह हो रही है, फिर ये तेल क्यों महंगा हो रहा खाने का? देखिए, तिलहन की पैदावार हम इतनी कर पाए कि हमारी तेल की आवश्यकता पूर्ण हो जाए, ये तो हमारे लिए आज भी चैलेंज बना हुआ है। हम पाम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, पाम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, सुनिए ना एक मिनट को, हम पाम ऑयल इम्पोर्ट करते हैं और वो तब जाके लोअर मिडिल क्लास और निम्न वर्ग में खपत हो पा रही है। तो वो चैलेंजेस तो हैं, हम उसको भी पार पा रहे हैं कि कैसे हम पाम की खेती यहाँ पे करें और ऑयल प्रोडक्शन यहाँ बढ़ा दें। लेकिन विषय एक ही है कि अगर डीजल पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा के भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए 12 करोड़ से ज्यादा मुफ्त सिलेंडर मुहैया करा दी, आपकी सरकारें नहीं करा पाई। और दूसरी चीज, अरे भाई कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में आई थी कह के कि हम 2 रुपए 3 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल कम करेंगे, वो तो आटे से बढ़ा दिया था आपने। ये है कि अति मध्यम और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ करके आप उस पे पैकेट में मोदी जी की और मुख्यमंत्री जी की फोटो लगा के खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ठीक है। तो वो पैसा जो आप हमसे ले रहे हैं वो आप अपने वोट बैंक सुधार रहे हैं। चलिए, हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं लखन जी, एक्चुअल में आप तो लंबे समय से रहे, ये महंगाई इतनी बढ़ क्यों रही? सिर्फ कोरोना की बदौलत है या अन्य जो फ्री स्कीम सरकार चला रही है, आवास हो, जैसा भी उज्ज्वला योजना हो, अभी बताया दिया कि मैंने 12 करोड़ कितने 12 लाख फ्री सिलेंडर बांट दिए, 12 करोड़ फ्री सिलेंडर बांट दिए। अभी आप देख रहे होंगे खाद्यान्न वितरण गरीबों के लिए। ये सब वजह है कि कोई और वजह है? लखन जी। त्रिपाठी जी, बहुत अच्छा मुद्दा आज आपने उठाया है और मेरे पहले के 2-3 पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी चीजें जो है इसमें रखी हैं। और सबसे पहले आपके प्रश्न का सीधा जवाब कि जो अभी जो कमरतोड़ महंगाई या महंगाई का जो महाचक्र चल रहा है, जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, ये पूरी तरह से आप मान लीजिए कि सरकार के द्वारा प्रायोजित महंगाई है जी। ये सरकार जो है पूरी तरह से कोरोना की आड़ लेकर मध्यम वर्ग पर, और जिस तरह से आपने शुरुआत में भूमिका में बात कही थी कि मध्यम वर्ग पर सबसे ज्यादा इसकी मार पड़ रही है, तो सरकार जो है कोरोना की आड़ लेकर लोगों से जो है लूटने का, लूट खसोट का। देखिए, आज तक हम लोग ये सुनते आते थे कि दुकानदार या बड़े जो कॉर्पोरेट कंपनियां हैं या बड़े जो कारोबारी हैं वो इस तरह से महंगाई बढ़ाते हैं या लूट खसोट करते हैं, जमाखोरी करते हैं, इस तरह की बातें सुनने को आती थी। लेकिन अभी दुर्भाग्य इस समय का हमारा ये है कि सरकार की आड़ में, सरकार के सह में जो है ये महंगाई बढ़ रही है जी। जितनी बातें कही जा रही, देखिए ताज्जुब हुआ कि विकास भाई कह रहे थे कि महंगाई को सफलता के रूप में ये ले रही है सरकार। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार जो है महंगाई को कितना ध्यान दे रही है, या आम आदमी के प्रति या उसके जीवन यापन के लिए रोजमर्रा की जो चीजें हैं उसके प्रति सरकार कितनी संवेदनशील है भाई। और कह रहे हैं कि हमने आय बढ़ा दी है महंगाई को बर्दाश्त करने लायक। भाई, कहां से लोगों की महंगाई को बर्दाश्त करने लायक आय बढ़ी है? और आप देखिए पिछले 1 साल में लोगों की जो कमाई है इतनी घट चुकी है कि वो इस महंगाई को कहीं से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। रश्मि जी बहुत अच्छी बात उठा रही थी कि जो बचत थी, छोटी मोटी जो लोगों की बचत होती थी, वो इस महंगाई में पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। बैंकों की बचत, पीएफ का जो बचत है, और सारी जगह जो मिडिल क्लास का या आम आदमी का जो छोटा मोटा जो बचत होता था वो सब बचत खत्म हो गया। एक बहुत बड़ा डेटा आपको मैं बताना चाहूंगा इस महंगाई को लेकर कि जो हमारे देश की जो सकल घरेलू बचत दर होती है जीडीपी का, वो जो है पिछले 1 साल पहले तक 35 से 38% था। 35 से 38% जो है 35 to 38% सकल जो है घरेलू बचत दर जीडीपी का। पिछले 1 साल में ये रेट गिरकर 15% से नीचे आ गई। आप अंदाजा लगाइए कि 15% से नीचे, आधी से भी कम हो गई है हमारी बचत दरें। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि महंगाई की मार जो है किस तरह हमारी जनता पर पड़ रही है, किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ रही है, हमारे लोगों पर पड़ रही है। और ऊपर से सबसे बड़ा ताज्जुब की बात होती है कि ये लोग आए दिन जो है इस तरह के तर्क देते हैं कि महंगाई कम हो रही है या महंगाई
को जो है ऑयल बॉन्ड के नाम से आपने 4.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की कमाई कर चुकी है सरकार। तो ऑयल बॉन्ड बनाने का ऐसे क्या फायदा है जिससे जो है सरकार जो है कमा रही है और जनता जो है लुटा रही है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुल मिलाकर कहीं से भी जो है ये जस्टिफाई नहीं है। कोरोना में जिस तरह से दवाई के खर्चे बढ़े हैं, रियल एस्टेट वाले भाई साहब बता रहे थे कि किस तरह से सारी चीजें महंगाई जो बढ़ रही है और इसका जो प्रभाव है वो आम आदमी पर पड़ रहा है, सबसे ज्यादा मिडिल क्लास पर पड़ रहा है, जिसको आपने बार बार इस मुद्दे को उठाया है। तो निश्चित रूप से जी यहाँ रोकना चाहेंगे, जिस तरह से विकास जी कह रहे हैं कि इन्होंने कंट्रोल कर रखा है 2%, और बोलते हैं, बता रहे हैं कि 2% से भी नीचे ले आते थे यूपीए सरकार। कहीं नहीं भाई, पिछले आप वो मई जून की बात कर रहे थे, मई जून में तो आपका 6.5% से ऊपर था आपका जो है। हाल के 2-3 वर्षों में जरूर वृद्धि हुई है, लेकिन पूर्व के 2-3 वर्षों का भी अध्ययन करिए साथ में। मैं तो कहूंगा कि 2019-20 का करिए, तब हमारी सरकार दोबारा आई है देश में। नहीं विनोद भाई देखिए कि जब ये आप लोगों की सरकार 2014-15 में नहीं थी, तब जो है आप लोग कहते थे कि महंगाई थी, महंगाई को लेकर 12% थी हल्ला करते महंगाई दर, लेकिन 11-12% थी महंगाई दर मनमोहन सिंह जी के। अभी भी आपकी 11-12% मई जून में थी भाई साहब। अभी जो है मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, यही निवेदन कर रहा हूँ करके अभी महंगाई की दर 6% से नीचे हुई है। अभी ये जो है बरसात आने के बाद, बरसात लगने के बाद, बरसात के जस्ट पहले तो सब्जियों के दाम भी कितने जो है ऊपर थे और 6.5% से कुल मिला के कंज्यूमर इंडेक्स जो है वो 6% के आसपास ही रह रहा है जी। पेट्रोल डीजल में जरूर 11% की वृद्धि हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात विकास जी की एक तो महंगाई को लेकर जो है उलूल बातें जो सरकार की तरफ से आती हैं, वो आदमी के जले पर नमक छिड़कने वाली बात होती है कि आप लोगों को जो है भाई, ये सरकार जब नहीं आई थी तो 48 रुपए 49 रुपए डीजल होता था, आज 100 रुपए से ऊपर चला गया। तो रसोई गैस डबल हो गया, खाने के तेल से लेके हर चीज जो है डबल हो चुके हैं आपके सरकार में आने के बाद 7 साल में। तो ये कितना बड़ा जो है आप बोझ जो है आप मध्यम वर्ग पर डाल रहे हैं, महंगाई ये जो है बिल्कुल भी कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। बिल्कुल चौधरी साहब एक बात कहूँ, मैं बड़ा एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट फिरोज जी, चौधरी जी आप ही की तो बात बोल रहे थे साहब, कुछ अलग बोल रहे थे। वक्तव्य ले लें आप, निश्चित फिरोज जी आप बोलेगा। चौधरी साहब की बात, चौधरी जी आपके नजर से ही तो बात बोल रहे थे, बताई तो उन्होंने। भाई महंगाई दर बढ़ने को मैं थोड़ी अच्छा मान रहा हूँ, मैं थोड़ी उसकी वकालत कर रहा हूँ। मैं तो स्वयं कह रहा हूँ कि हम महंगाई दर को अधिकतर समय कंट्रोल में रख पाए। कुछ अरसा जब कोरोना काल का ये वक्त था जो आपके हमारे सबके हाथों से बाहर था, उस वक्त में ये महंगाई की विपदा हमारे से अभी भी 6%। अब तो हम कमतर पे आ रहे हैं, चौधरी साहब बोल रहे हैं। और आप तो फिरोज भाई, जब आंकड़ों का अध्ययन हमें करना है, और चौधरी साहब बहुत अच्छे से आंकड़े बता रहे हैं, 2004 में आपकी सरकार आई, 2000 सुन तो लीजिए, 2013 तक डीजल पेट्रोल में 40% की वृद्धि हो गई थी कीमतों में। ये पिछले 7 साल में इतनी तो नहीं हुई। एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। बोलिए, आइए, स्वागत है आपकी। चौधरी साहब मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, जब हमारी सरकार थी तो हर सेक्टर ग्रो कर रहा था, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, हमारा सर्विस सेक्टर हो, सारे सेक्टर्स ग्रो कर रहे थे। और महंगाई दर थी 11%, ठीक है मैं मान लेता हूं, यानी कहीं ना कहीं डिमांड भी मार्केट में थी और उसके वर्सेस सप्लाई थी। आपकी सरकार में हर सेक्टर जो है नीचे माइनस में जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर कहीं ना कहीं अपने आप को सस्टेन किया है, वरना आप इंडस्ट्रियल सेक्टर को देखिए, सर्विस सेक्टर को देखिए, सारे सेक्टर जो है नीचे गिर रहे हैं और महंगाई जो है वो ऊपर बढ़ती है। ये गलत वक्तव्य है। 13% की इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट रिकॉर्ड हो रहा है लास्ट मंथ। क्या बात करते हैं आप? फिरोज जी, विकास जी, सेठिया जी क्या कहते हैं? उस वक्त गई ना जीएसटी कलेक्शन अब बढ़ रहा है, बता रहा है विकास जी, सेठिया जी क्या तकनीकी कारण लग रहे हैं आपको? देखिए साहब, ये बहुत जो बात की जा रही है, बार बार की जा रही है, सत्य तो है कि जो सड़कों पे दिखाई दे वो सत्य है जी। ये बहस कांग्रेस की या महंगाई को कोई भी अपना नहीं मानेगा, ये सोतन डायन जिसे कहते हैं महंगाई, वो कोई स्वीकार नहीं करेगा। पर महंगाई है और महंगाई भी अब शर्माने लगी है कि साहब मुझे सोतन कहो या डायन कहो, मैं उससे बहुत ऊपर हूं, कहीं कमी नहीं है, हर चीज बढ़ रही है, हर चीज का रेट बढ़ रहा है। और ये आंकड़ों के हेर फेर में अपन घुमा के बात को, जो मेन मुद्दा होता है कि महंगाई फील कहाँ होती है, तो महंगाई लोअर वर्ग में फील नहीं होगी क्योंकि फ्री में मिल जाता है बहुत सारी चीजें।
ऊपर के वर्ग को फील नहीं होती है कि वो बहुत सक्षम है, बहुत सक्षम है और कई गुना इनकम और कई लोगों की इनकम के द्वारा सस्टेन करता है। और जो महंगाई का कारण है ये कुछ लोगों के कमाने के कारण ज्यादा है। जो बड़े लोग जो कमा रहे हैं वो इतना अथाह कमा रहे हैं और उसके कारण मध्यम वर्ग पे असर है। मध्यम वर्ग को बहुत ज्यादा मिल नहीं पाता है और आय नहीं बढ़ पा रही है। आय बढ़ाने के बारे में कोई विचार नहीं है, कोई सोच नहीं पा रहा है कि आय बढ़ाई जाए। तो महंगाई तो बढ़नी है, एक दर से तो बढ़ती ही बढ़ती है। और जो कीमतों की तुलना की जा रही थी 3 रुपए, 9 रुपए या 33 रुपए, तो आप उसको उस समय के रेट से तय करेंगे। परसेंटेज की में बात करेंगे तो आप सही डाटा पेश कर रहे हैं। आप रुपए के हिसाब से कर रहे हैं तो सीधी सी बात है 2 रुपए पेट्रोल था या 10 रुपए पेट्रोल भी था एक जमाने में, तो परसेंटेज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी के बेस पे बात करेंगे यदि आप अर्थशास्त्र की टर्म्स में बात करते हैं। तो एक सामान्य व्यक्ति को सीधी सी बात है कि परसेंटेज पे यदि बात करते हैं कि 10% टैक्स था या 15% था, तो आपको पता लगेगा कि हाँ टैक्स बहुत ज्यादा कंपेरेटिवली हो सकता है, नहीं भी हो सकता है अलग अलग चीजों में। पर एब्सोल्यूट टर्म्स में सीधा सा है कि 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए का पेट्रोल या जो 50 रुपए 70 रुपए पेट्रोल बहुत एक एवरेज में किसी तरीके से आदमी सस्टेन कर रहा था, वो 100 रुपए में सस्टेन तो नहीं हो पा रहा है। तेल का रेट जो मैं 75 रुपए लेके आता था आज मैं 150 रुपए दे के आता हूँ उस तेल का। और क्वालिटी तो की बात ही नहीं करना है कि जो ब्रांडेड क्वालिटी की जो लेते थे 80 रुपए में हम, वो बात ही नहीं आ रही। अब तो कौन सी कंपनी का तेल दे देता है। तो वो जो समझौते होते जा रहे हैं वो बहुत भारी पड़ रहे हैं और इस पे कंट्रोल नहीं है, तो कीमतों पे कंट्रोल नहीं है। इतनी कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए थी, इतना कम प्रोडक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं आपकी व्यवस्था, चाहे वो सरकार हो या कोई दूसरी सरकार हो, या आप मनवा सकते हैं कि नहीं। अच्छा विपक्ष वो होता है जो अपनी सही बात को मनवा सके। तो यहाँ पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं है। विपक्ष उतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए या वो उन मुद्दों को लेके जनता को शामिल कर सके। ये महंगाई मानना पड़े। सेठिया जी, महंगाई जो बढ़ रही, क्यों बढ़ रही है इतना? क्यों? क्या सरकार, जैसा हमें लखन जी ने कहा है कि जानबूझ के सरकार के द्वारा क्रिएट की हुई महंगाई है, क्योंकि फंड बढ़ाना है उनको, कहीं ना कहीं मुफ्त में स्कीम चलानी है। सरकार की पॉलिसी या सरकार के कंट्रोल में बहुत गैप है। जल कल्याण योजनाएं उनका कहां तक पहुंच पाता है और वो पहुंचती सिर्फ उसी वर्ग को है जिनको उसकी बिल्कुल सर्वाइवल की जरूरत है, निम्न वर्ग को। मध्यम वर्ग के पास कुछ नहीं पहुंच पाता और वो कहां बढ़ जाता है ये सबको पता है। मध्यम वर्ग के लिए कोई योजना ही नहीं है, उनके लिए योजना नहीं है। सब्सिडी आ रही है, हाउसिंग सब्सिडी भी चल रही है आजकल। मध्यम वर्ग मकान ले पा रहा है, ठीक है ना। पर अब जिस कोरोना ने 2 साल से मार दिया, उसके पहले भी इतनी आसान से नहीं इनकम क्योंकि नहीं बढ़ी। मैं एक जमाने में 3-4-5 लाख का मकान, मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सोचता था कि हर साल 5 लाख में एक मकान लेके किराए पे चढ़ा दूं, उससे मैं लोन चुका पाऊंगा। आज की डेट में मेरी कैपेसिटी नहीं रहेगी कि मैं 60 लाख 70 लाख का लोन ले पाऊं। तो आप देखिए कि जो 2004 में मकान 3 लाख 6 लाख में बिक नहीं रहे थे, आज वो 1-1 करोड़ 60-60 लाख रुपए में रीसेल में बिक रहे हैं वही मकान। तो कहीं ना कहीं दर तो बहुत ज्यादा बढ़ी है और इतनी इनकम नहीं बढ़ सकती। लोन मिलने लगा है तो उसके कारण रेट और बढ़े हैं। लोन बहुत आसानी से मिल रहा है। जिस व्यक्ति की कैपेसिटी 10 लाख चुकाने की नहीं है, उसको आप 40-40 लाख बैंक लोन दे रही है। उसके कारण भी असर हो रहा है कि रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। कोरोना काल या दूसरे भी अभी जो चला था एक दौर जिसमें मकान की उठाव बिल्कुल नहीं थे और बिल्डर लॉबी सही में वो बहुत त्रस्त थी, उसे बहुत सहन करना पड़ता। मकान बनाना आसान नहीं है, जितनी परमिशन लेनी पड़ती है और वो परमिशन देने का मादा नहीं है किसी भी सरकार के, किसी भी कर्मचारी के पास। मादा सिर्फ परमिशन को रोकने का है। तो कॉस्ट बढ़ गई 1 मिनट में 10%, 20%, 40%। उस कॉस्ट को मार्केट से ही तो वसूल करेगा वो, तो वो कर ही नहीं पाता है। पर किसी तरीके से उसने लोन लेके आगे बढ़ा के बिल्डर लॉबी ने तो रेट को, किसी मकान को डिस्ट्रेस सेल नहीं किया, उसको रोके रखा और अपने ऊपर बोझ लेते रहे, इंटरेस्ट का बोझ लेते रहे और एक दूसरे का पेमेंट न करते किसी तरीके से। और इस पीरियड में अब मकान उठना शुरू हुए हैं ये 2 साल के बाद कि मार्केट में डिमांड क्रिएट होना शुरू हुई है, क्योंकि लोगों को लगा है कि अब बढ़ सकते हैं तो हम ले लें। ऐसा नहीं कि सस्ते मिल रहे हैं और बहुत सस्ते, बट डिस्काउंट के थ्रू लोगों को चीजें मिलना लगी थी। और गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो सब्सिडी एक बहुत रीजनेबल अमाउंट है, पर उसमें भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है। बैंकिंग सेक्टर में कहीं भी चले जाइए आप, हम डील करते हैं, देखते हैं, तो एविडेंस तो नहीं मिल पाते आसानी से, बट हमें मालूम है कि एजेंट काम कर रहे हैं, वो आपको लोन दिला देंगे, सब्सिडी का हिस्सा उनके पास चला जाता है, तो लोगों को नहीं बच पाता। तो उसकी कॉस्ट तो थोड़ी बहुत ही कम हो पाती है और सब्सिडी का बेनिफिट उसको 2-3 साल बाद मिल पाता है, जब वो चुका लेता है, रिपेमेंट कर पाता है। तो बोझ तो डले हुए हैं जी। तो मकान बनाना भी आसान नहीं है, मकान को सस्टेन करना भी आसान नहीं है। और जैसे मेन चीज रसोई चलाना इसमें मुश्किल हो रहा है।
तो जब घर चलाना मुश्किल हो रहा तो घर बनेगा कैसे? सवाल है रश्मि जी, आप इसके पहले लंबे समय से आप घर चलाती रही हैं, आप समाज सेवा में भी हैं, आप जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास उनके पास पहुंचती हैं, जो सरकार मुफ्त खाद्यान्न योजना चला रही है, तो क्या वाकई में जरूरतमंदों तक पहुंच पा रही है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा त्रिपाठी जी। जी, सरकार जो भी योजना चला रही है जी, मैं बस्ती तक जाकर काम करती हूँ जी, स्लम एरियाज में भी जाती हूँ, 70% लोगों तक वो योजनाएं पहुंच जाती है, लेकिन 30% लोग आज भी बहुत सारी चीजों से वंचित है। और सेठिया जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि एक बार को आप निम्न स्तर के जनता को तो सब कुछ फ्री दे रहे हैं जी, लेकिन मध्यम वर्गीय को आपने कभी सोचा? मध्यम वर्गीय सबसे ज्यादा पिसते हैं क्योंकि उनके लिए कोई योजना नहीं है, उन्हें कोई सरकार की तरफ से सहायता नहीं है जी, और सबसे ज्यादा मार उन्हीं पर पड़ रही है क्योंकि वो टैक्स पे ही भी है, टैक्स उतना ही दे रहे हैं, चीजें उनके घर का खर्च उतना ही है, चीजें उतनी ही खरीद रहे हैं, वो एक बड़ा बायर भी है जी, मध्यम वर्ग जी, लेकिन उनकी जो आय है वो सीमित है और खर्च जिस तरह से महंगाई बढ़ी है जी, खर्च बढ़ गए हैं। मैं एक अच्छे संगठन की प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ। हम 70 महिलाओं का ग्रुप है, सब हायर मिडिल क्लास महिलाएं हैं। हर महीने अपनी बचत से बहनें 5-5 हजार रुपए की किटी करती थी, लेकिन इस बार सबने मना कर दिया, दीदी नहीं कर पाएंगे। अब आप सोचिए जब हायर मिडिल क्लास की महिलाओं की ये हालत है कि वो महीने में पर्सनल खर्च पे 5,000 रुपए नहीं निकाल पा रही है, तो निम्न स्तरीय मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए आप सोचिए कि उन्हें सबसे ज्यादा रसोई का सामान, क्योंकि खाने का सामान तो व्यक्ति खरीदेगा ही, उसी में उनका एक्स्ट्रा खर्च, जिसका घर पहले 10,000 रुपए में किचन का खर्च चलता था, आज महंगाई के कारण वो 15,000 रुपए हो चुका है जी। इतनी महंगाई की मार है कि बहनें आपस में चर्चा करती हैं कि घर कैसे चलाएं, मुश्किल हो गया है। बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसमें भी शिक्षा नीति में ये कहा गया था कि भैया आपको छूट मिलेगी, ट्यूशन फीस अकेली देनी है, लेकिन जो बाकी की एक्टिविटीज की फीस थी वो ट्यूशन फीस में स्कूल कॉलेजेस ने ऐड ऑन कर दी है, वो फीस उतनी ही देनी पड़ रही है। बच्चे घर बैठे हैं, बच्चों को खर्च दिन भर खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। पैक्ड फूड पे ही आप देख लीजिए, जो नेस्ले पार्ले के पैक्ड फूड आते हैं और भी कंपनियों के, 12 से 15% उनका रेट बढ़ा है जी। महिलाओं के लिए घर चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। विकास जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं एक आपको सुनवा देता हूँ। ये तो हमारे पैनलिस्टों का राय है जो आपके सामने आ रही है। मैं कुछ आम लोग, न भाजपा न बीजेपी न कांग्रेस, किसी की नहीं, आम लोगों की क्या राय है मैं आपको सुनवाता हूँ अभी मैं कि क्या कह रहे हैं महंगाई को लेकर। वो कि जो लोग भी गाड़ी चलाते थे उन लोगों पे बहुत मुश्किल है कि वो कैसे गाड़ी निकालें। और दूसरी बात, जब डीजल के हम दामों की बात करते हैं तो डीजल के दाम बढ़ने की वजह से पूरी महंगाई बढ़ चुकी है। देखिए, एक तरफ जब कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, तो लोग वैसे ही बेरोजगार हैं, और बेरोजगार होने के बाद जो महंगाई इतनी बढ़ी है उससे लोगों का जीना दुर्भर हो गया है, उनका पूरा बजट बिगड़ चुका है। पहले जो तेल था 60-70 रुपए किलो का था, अब लगातार वो 150 से ऊपर हो गया है। हर खर्चे निकालना पड़ रहा, बच्चों की पढ़ाई, फीस, सब कुछ तो हाथ खींच के। पहले अपन उस हिसाब से यूज करते थे जो सस्ता था, महंगा हो गया है, डबल रेट हो गए हैं, तो उससे अपन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो रसोई से जुड़ी हुई हैं, जिससे हर परिवार का बजट बिगड़ा हुआ है। अब चूंकि अगर कोई कम आमदनी वाला व्यक्ति है जिसकी 5-7 हजार रुपए की आय है, वह अपना बजट कैसे संभाले या अपने घर को कैसे चलाए, यह बड़ी वजह है, इस समस्या का कारण बना हुआ है। चलिए विकास जी, मैं आम लोगों की अब आपका उत्तर दे रहे हैं। फिरोज जी कुछ कह रहे थे, उनका जवाब दे रहे थे। मुझे लोगों की लग रही है, एक तो खाद्य तेल की लोगों ने समस्या बोली। पाम ऑयल जरूर बढ़ गया था बीच में, लेकिन अब तो 110-115 रुपए पर लीटर तक ले आए हैं हम। अन्य तेलों की कीमतों में भी कटौती हम करने में इसलिए समर्थ हो पाए कि हमने स्टॉक लिमिट्स लगाना चालू करी। तो ये फ्री इकोनॉमी में स्टॉक लिमिट्स हम हटाते भी हैं, और जब ऐसी अगर दिक्कत आएगी कि आम जन परेशान होगा तो स्टॉक लिमिट्स को इम्पोज किया गया। इसके बाद अब विषय आता है कि हम कैसे खाद्यान्न तेल का उत्पादन को बढ़ाएंगे ताकि लॉन्ग टर्म हमारे लिए सरलता होगी। सुन लीजिए फिरोज जी, सुन लीजिए।
अरे 12% महंगाई थी तब आप कुछ बोलते नहीं थे। घोड़े पे लद के आ रहा है सामान, पेट्रोल डीजल की कीमत से थोड़ी महंगाई बढ़ी हो, तो घोड़े पे लाद के ला रहे हैं लोग सामान। ना तो भाई कैसे ये मैं कैसे मान लूं कि महंगाई नहीं बढ़ रही है? अब आप कुछ भी बोलते रहिए, पेट्रोल डीजल की, और आप कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल महंगाई कैसे बढ़ जाएगी? देखते हैं और तर्क सुन लीजिए। बता रहा हूँ इनको कि घोड़े पे नहीं, कोई जुमले खड़े करने का विषय नहीं है या हंसी मजाक का विषय नहीं है, घोड़े पे आ रहा है क्या गधे पे आ रहा है। विषय ये है साहब कि पेट्रोल डीजल के ऊपर जो सरकार ने एक्साइज ड्यूटी आज लगा रखी है, उस मामले में हम उसके ऊपर निर्भरता क्या है, हमारा टैक्स कलेक्शन का बिहेवियर क्या है, और टैक्स कलेक्शन में हमें वहां पिल्फरेज नहीं होता। अगर पिल्फरेज होगा, अन्य चीजों के ऊपर टैक्सेशन लगाया जाएगा, वो कस्टम ड्यूटी हो सकती है, अन्य जीएसटी हो सकता है, वो बढ़ाएं तो और ज्यादा अव्यवस्था फैल सकती है। इसलिए शॉर्ट टर्म तरीका निकाला गया। केंद्र सरकार ले रही है, प्रदेश सरकार ऐसे 30 रुपए लगभग ले रही है, 60 रुपए तो आप लोग टैक्स ले रहे हो। नहीं देखिए त्रिपाठी साहब, पेट्रोल डीजल के ऊपर इस प्रतिशत में टैक्स कलेक्शन लगभग शुरू से ही रहा है। मैंने कहा ना, मैं चौधरी साहब के उस आंकड़े को छू रहा था कि 2004 से लेकर 2013 के बीच में पेट्रोल और डीजल के भाव हिंदुस्तान में 35% से ज्यादा, ऑन एन एवरेज 35% से ज्यादा वृद्धि हुई थी। और यहां पे हम देखें तो वो बामुश्किल 22-23% की वृद्धि है। सुनिए, बढ़ गई 3.5 रुपए से ये 32 रुपए क्यों हो गई डीजल पे? अरे सरकार ने बढ़ाई, आपको थोड़ी जवाब देंगे, हम जनता को जवाब दे रहे हैं ना, क्योंकि हमारे दीजिए ना, मुझे कहने दीजिए ना, ये हमारी आप मुद्दे पे आइए ना। हमारा मुद्दा स्पष्ट है, हमें जन कल्याणकारी नीति के लिए सरकार को जो टैक्स कलेक्शन चाहिए उस माध्यम से हम मध्यम वर्ग तक भी सुविधाएं पहुंचा रहे हैं। क्या की सुविधाएं? सुप्रीम कोर्ट कह चुका कि कोरोना के लिए मुआवजा तो दे रहे हो क्या आप? माननीय मध्यम वर्गीय को विषय को विषयांतर मत करिए, विषय को विषयांतर मत करिए। अगर आप फिरोज भाई, घर में दवाइयों का खर्च और बढ़ गया है। रफी जी बोल रही है, मध्यम वर्ग में नहीं चाहिए, मध्यम वर्ग ने देना ही सीखा है, किसी को फ्री नहीं चाहिए। तो ये देश फ्री कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है उसमें बहुत पैसा साइफन हो रहा है, इसलिए हमें टैक्स देने में बहुत तकलीफ होती है। कल्याणकारी योजनाएं जो चलती है वो मध्यम वर्ग के टैक्स से चलती है। टैक्स का उपयोग सही होना चाहिए, सरकारी खर्चे देखिए, सरकारी लोगों की नौकरी। ये आपको नहीं लगता सेठिया जी कि वोट बैंक के लिए वो ऊपर से कितना पैसा ले रहे हैं? जो हमारे लाख रुपए सैलरी लेने वाला लाख रुपए के ऊपर से पैसा लेने की बात करता है, सोचता है नहीं, उस बात को सरकार एकदम कहाँ से मिलेगा लोगों को? मध्यम वर्ग को मिलेगा कहाँ से? हमें फ्री नहीं चाहिए, किसी मध्यम वर्ग को फ्री नहीं चाहिए। उसने जिंदगी भर देना सीखा है और सहयोग करना सरकारों के साथ सीखा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो। ये सरकारी मुद्दा है ही नहीं, ये व्यवस्था का मुद्दा। और ये कैसे आप देश चलाते हैं, कैसे कंट्रोल करते हैं, चाहे कांग्रेस ने चलाया हो, चाहे हर समय त्रस्त रहे हैं और मध्यम वर्ग पिघा है। और हम निम्न वर्ग की भी बात करते हैं, हम उच्च वर्ग की बात करते हैं। इंडस्ट्री चला रहा है, इंडस्ट्री वालों की हालत देख लीजिए, बंद होने की कगार पे खड़ी है। हमारे परिवार के लोग जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं वो सोचते हैं कि बेचें, कैसे बेच दें इंडस्ट्री जितनी जल्दी हो जाए। बैंक का लोन विकास जी की बात आती है। हमारे जमाने में तो 15 रुपए से बढ़ा कभी सिलेंडर, आप बता दीजिए सेठिया जी, 70 रुपए बढ़ा। देखिए मैंने वही कहा, 15 पैसे का सिलेंडर, जब 100 रुपए सिलेंडर था तो 15 रुपए बढ़ा, 15% हो गया। 800 रुपए 15% हो गया, 10% हो गया, 5% हो गया। 900 रुपए गलत है, 100% मान रहे हैं कि ये गलत है। फिरोज जी, शेठिया जी, विकास जी की बात आ जाए। अरे विकास जी की बात आ जाए। 50 रुपए का डीजल सीधा 100 रुपए हो गया। सुनिए ना, जीएसटी के पैसे और श्रीमान नहीं दे रहे आप। फिरोज जी एक मिनट, बात तो आ जाए, सबको कर्जदार बात आ जाए, फिर मैं एक बार फिरोज जी आप एक्सपर्टाइज हो गए। आप महंगाई पे आप विकास जी से लेके सारी ग्रोथ नीचे क्यों जा रही है? अरे विकास जी उत्तर दीजिए, नहीं जा रहे, गलत आ गया। अध्ययन करिए आप, 13% की इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। जुलाई में 32 लाख बेरोजगार हो गए। पहले तो आपने अब ग्रोथ पे बात आई तो बेरोजगारी पे बात करने लगे। आपने पूरी गुल्ला के फोड़ो। अब विषय को उलांघते फिरोज जी विषय से अलग जा रहे हैं। कैसे जनरेट हो रहा है वो हमने कोरोना काल में देख लिया। शेठिया जी, फिरोज जी विषय अलग जा रहे हैं, जोर पे बात करते रहे। शेठिया जी विकास जी की बात करेंगे, विकास जी संक्षेप में उसको जलेबी पर कैसे निकल के आएगी ये बताइए। केवल भावनात्मक रूप से कोई तस्वीर निकल के आएगी क्या? मैं कह रहा हूँ, कोई सा भी आज मैंने चक्र चला लीजिए, 100 से 150 रुपए में कौन सा डाटा है, कौन एक अनपढ़ आदमी भी बता देगा कि साहब जीना दुआर हो गया है।
कहाँ 100 से 150 रुपए मैं यहाँ बात को रख रहा हूँ कंट्रोल कैसे करें कि अगर 110 रुपए लीटर पाम ऑयल आ गया है बाजार में, तो कोई निरर्थक बात या तथ्यहीन बात तो मैं नहीं रख रहा हूँ जी। जो गया था बीच में 130 140 के ऊपर, 110 115 पाम ऑयल की बात मैं कर रहा हूँ, तो मैं कोई डेटा पे बात कर रहा हूँ, तो दरों पे ही तो बात कर रहा हूँ। जो पैसा रश्मि था वो उतना चला गया। रश्मि जी के इस भाव से, वो एक उच्च मध्यम वर्ग से आती हैं, उस भाव से मैं सहमत हूं। उन्होंने कहा कि कोई पिल्फरेज नहीं होना चाहिए कल्याणकारी योजनाओं में भी, वो मध्यम वर्ग के लिए चल रही हो या निम्न वर्ग के लिए चल रही हो। हम तो आह्वान करते हैं, अगर कहीं कोई पिल्फरेज दिखता है तो आप सामने लाइए, सरकार कटिबद्ध है उसे रोकने के लिए। हम तो बार बार उपाय करते हैं और जनता से भी आह्वान करते, अगर आपको लग रहा है। कितने एक्टिविस्ट साहब क्या आह्वान, अभी चलिए शिकायत आज करता हूँ, आप परिणाम देख लीजिएगा, किस दायरे में शिकायत करें। शिकायत वाला तो मुद्दा है ही नहीं। मैं तो रश्मि जी से निवेदन करता हूँ कि अगर लोगों की बात आने दीजिए विकास जी, मैं किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं कर रही हूँ, अरे मैं 1 साल से गृहिणी, आप गलत ले रही है मुझे, मैं आपसे शिकायत का विषय ही नहीं रख रहा, मैं तो आपने क्या सहयोग का अपेक्षा रखा हूँ वो मैं बताना चाहता हूँ। की सरकार में भी अपना घर चला रही हूँ और मेरा एक ही निवेदन है, आप मुझे गलत ले रही है, आपसे बिल्कुल नहीं ऐतराज जता रहा। परिवार को प्लीज ध्यान में रखें, सरकार कोई भी आती है, अरे हमारा दायित्व है, हमारा साथ खड़े। लखन जी के पास चलते हैं। लखन जी, एक छोटी सी बात रख दूं मैं, अगर आपको लग रहा है कि किसी को अनाज जो सरकार मुफ्त में या 1 रुपए किलो में पहुंचाना चाह रही है निम्न वर्ग के व्यक्ति को, वो नहीं पहुंच रहा, तो आप बताइए ना। और अगर गलत बता ले रहा है तो शिकायत करिए। त्रिपाठी जी, इसमें मैं बोलना ही चाहूंगा कि वो लोग अक्षम है, काम नहीं है, वो पंगु है क्या निम्न वर्ग वाले, उनसे काम कराइए, उन्हें दीजिए, जनरेट होगा इकोनॉमी में। नहीं, आपने पूरी व्यवस्था को नपुंसक बना दिया है, लोगों को फ्री खाना सिखा दिया है। चलिए, दिक्कत हो रही है। विकास जी एक मिनट लखन जी के पास। लखन जी, आपको लगता है क्या जो महंगाई अभी एक बार बढ़ गई है, आप अपने उसमें देखें कि ये घटेगी भी का, बढ़ती है 100% तो घटती है 2%? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो है 100% महंगाई बढ़ा के 2% 4%, जैसे पेट्रोल डीजल के दाम में ही देख लीजिए कि 20 पैसा 15 पैसा 10 पैसा कम कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि महंगाई एक बार बढ़ गई, अब कम होना नहीं है। बहुत बड़े तर्क जो दिए जा रहे थे विकास भाई के द्वारा कि कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की जा रही है सरकार के द्वारा, उसका लाभ मध्यम वर्ग तक बिल्कुल नहीं पहुंच रहा है। नहीं, कोई भी योजना मध्यम वर्ग के लिए है ही नहीं। सारे फायदे जो है लोअर क्लास को मिल रहे हैं, अपर क्लास को मिल रहे हैं। तो चिंता की जो बात है मध्यम वर्ग के लिए है। और मध्यम, देखिए, अर्थव्यवस्था जो होती है उसका वाहक, उसका संचालक और उसका सूत्रधार मध्यम वर्ग होता है, और मिडिल क्लास पर ही आज महंगाई की सबसे अधिक मार है। तो मैं चाहूंगा विकास भाई कि आप सरकार को बोले कि पेट्रोल डीजल के दाम जो और अन्य महंगाइयों के लिए भी जिम्मेदार है, तो रसोई गैस और पेट्रोल डीजल ये जो 3 चीज है, इसकी वजह से जो तमाम रोजमर्रा की अन्य चीजें हैं उसके भी दाम बढ़ रहे हैं। तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, एक्साइज ड्यूटी फायदे थोड़ा सा जो है कुछ दिन के लिए आप कंट्रोल करें, और जब अर्थव्यवस्था ठीक हो जाए तो फिर उसके जो है उस पर उपाय करें। तो कहने का मतलब मध्यम वर्ग पर जो महंगाई की मार है उसको थोड़ा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जी, निश्चित तौर पे कंट्रोल करना पड़ेगा, लेकिन एक सवाल यहाँ एक ये बात का उठ रहा है कि जो तिलहन से जो तेल खाने के खाद्य सामग्री में उपयोग आते थे वो क्यों महंगे हो गए, जबकि फसल उतनी ही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही इसमें देखिए कहीं न कहीं सरकार की जो है मिली भगत है, और सरकार यदि कंट्रोल नहीं कर पा रही है सिस्टम को, व्यवस्था को, यदि देखिए नौकरशाही हमारे यहाँ बहुत बड़ी समस्या रही है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पिछली बार जो भाजपा की सरकार गई थी वो केवल नौकरशाही के फेल्योर की वजह से गई थी। तो नौकरशाही पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, और नौकरशाही से मिलकर ये जो बड़े कारपोरेट घराने हैं, बड़े जो उद्योगपति है, वो इसके दाम को मनमानी तरीके से बढ़ा रहे हैं। और तो महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि सरकार नियंत्रण करने में असफल हो रही है। तो सरकार को इस पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर महंगाई रुकेगी। नहीं तो उत्पादन कहीं से कम नहीं हो रहा है, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है कि भाई ये दोहरा विरोधाभास जो है, तो इसीलिए मैं कह रहा था शुरू से कि कहीं न कहीं इसमें सरकार की मिलीभगत है, और इस महंगाई में सरकार का भी हाथ है। जी, जब से रुचि सोया इनके राष्ट्रीय संत है वो बाबा रामदेव,
उन्होंने खरीदा है, तब से ये देखिए फिर ये मजाकिया बातें कर रहे हैं, मतलब गंभीर चर्चा को सुन लीजिए आप, गंभीर चर्चा को फिर मजाकिया ढंग से आप खराब करना चाहते हैं। 1000 ना 1000 करोड़ से एडिबल ऑयल का अच्छा एडिबल ऑयल का ट्रेड क्या 1000 करोड़ या 10,000 करोड़ का है केवल? क्या इतना तो अकेला मध्य प्रदेश के बाजार में रोज बिकता है। क्या बात करते हैं आप, चर्चा खराब कर रहे हैं। बैंक लोन वेव ऑफ किया जा सकता है तो लोगों को क्या सब्सिडी देके 80 रुपए में तेल नहीं दिया जा सकता? कौन ने कहा बैंक में लोन वेव ऑफ हो गया? किसने कहा आपको? नहीं चाहिए, किसने कहा आपको? पहले तो बैंक लोन वेव ऑफ हो गया, करिए वो बात करें। कौन से बैंक ने कर दिया? देश नहीं चल रहा है। बिंदुवार टू द पॉइंट आरोप, सेठिया जी टू द पॉइंट आरोप लगाए, मैं उत्तर ले लूं विकास जी से, समय भी मेरा समाप्त हो रहा। फिरोज जी आपको कुछ और आरोप लगाना? मेरा इतना कहना है कि जितना भी ये बातें कर रहे हैं कि हम इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं, ना तो इन्होंने किसी भी कोरोना में हर देश ने सेक्टोरियल ग्रांट्स दी, चाहे एविएशन को दी हो, एजुकेशन सेक्टर को दी हो। भारत सरकार ने अठन्नी नहीं दी हमारे मोदी जी ने, और कहते हैं कि हम टैक्स लगा रहे हैं और जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं। सारी दुनिया ने अपने अपने लोगों के बैंकों के खाते में पैसे डाले, मोदी जी ने 500 रुपए डाल के बहुत बड़ा काम कर दिया, और ये कहते हैं कि नहीं लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ये इनकी सरकार लोगों को कोई भत्ता कोई सहायता नहीं दे सकती। जो लोगों ने अपने बर्तन भाड़े बेच दिए, हमारी बहनों ने अपने गहने बेच दिए, अपने परिवार के लोगों का कोरोना में इलाज कराने के लिए, ये उसको कंपनसेट नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि हम तो हम जो महंगाई बढ़ रही है हम जन कल्याणकारी काम कर रहे हैं। आप स्टेटों का जीएसटी का पैसा नहीं दे पा रहे, सुनते जाइए, स्कीम पे स्कीम बंद करते चले जा रहे हैं। जितनी स्कीमें थी, स्वच्छ भारत मिशन की बात कर रहे हैं हम, बिना सेस लिए 22,000 करोड़ रुपए हमने 2014 में दिया था। ये सेस लगा रहे हैं उस पे स्वच्छ भारत मिशन पे, तो भी उसका बजट देख लीजिए 8,500 करोड़ 9,000 करोड़, ये इनके बजट की स्थिति है। भैया ये जो पैसा है ये क्या हम दो हमारे दो जो आपके दो उद्योगपति आपने गोदी में बैठा लिए क्या उनके लिए है? 5-5 लाख करोड़ रुपए आप उनके लोन वेव ऑफ करे दे रहे हैं, और भर कौन रहा है? हम रश्मि जी जैसी जो गृहिणी है वो भर रही है, या वो जो गरीब आदमी है जो बेचारा स्कूटर पे चलता था वो भर रहा है? तो ये चल क्या रहा है? क्या ये दो लोगों को मैं भी कहना चाहती हूँ कि सरकार बहुत सारी जन कल्याण की अच्छी योजनाएं चला रही है, काफी हद तक वो लोगों को फायदा भी पहुंचा रही है। वो आज से नहीं चल रही, वो आज से नहीं चल रही, वो 2014 के पहले की आप एक सरकार का एक निवेदन ये भी है कि वो मध्यम वर्ग का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि हमारे देश में मध्यम वर्ग का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, मध्यम वर्गीय आबादी बहुत ज्यादा है, जिससे हमारे देश को बहुत ज्यादा टैक्स भी मिलता है, और वो एक बड़ा बायर भी है हमारे देश की हर चीज का। जो पैसा निकल कर आता है, जब गृहिणी घर से निकलती है तो मार्केट में पैसा सबसे ज्यादा रोटेट होता है। कम से कम इतनी छूट हम मध्यम वर्गीय परिवार को और बहनों को मिले कि जिससे हम आसानी से अपना परिवार भी चला सके, और कुछ योजनाएं कुछ छूट हम मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चों के लिए भी मिले शिक्षा में, और हमारे लिए भी कुछ चीजें अगर लोन वगैरह है तो उनको वेव ऑफ किया जाए। चलिए हमारा समय भी समाप्त हो। सेठिया जी आपको कुछ कहना संक्षेप में? विकास से उत्तर लेंगे। मेरा बहुत बड़ा मुद्दा ये फ्री वाली बात बार बार जो की जा रही है, पुरुषार्थ के अगेंस्ट में यदि पैसा उसके एवज में पैसा मिले तो आदमी कर्म करता है, और कर्म जब तक नहीं करेगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। दो आदमी काम नहीं कर, निकम में पूरा देश निकम्मा हो रहा, मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग यदि काम नहीं कर पा रहा है तो दूसरे पे लोड पड़ता है। तो आपको उनसे काम कराना पड़ेगा, तो इकोनॉमी में डेवलपमेंट तभी हो पाएगा। हमें कारीगर नहीं मिल पाते, में काम कर रहे हैं। विकास जी उत्तर देखिए, जो जनभावना यहाँ दिख रही है, सरकार उस अनुरूप ही काम कर रही है। ठीक है, हमें 2-3 महीने कोरोना काल के दिक्कत में बिताने पड़े हैं, उसे भी हम ओवरकम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जून में इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ा हुआ था वो आके जुलाई अगस्त में कमतर हो गया है, महंगाई दर भी कम हुई है। जहां तक डीजल पेट्रोल के मामले में एक्साइज ड्यूटी की सवाल है, उसका किस ढंग से हम एकत्रीकरण करके सदुपयोग कर रहे हैं, और तुलनात्मक रूप से अन्य राजनीतिक दलों की सरकारें भी उस मामले में मतलब यूं कह लूं मैं कि वो भी उसी हमारे ही फिलॉसफी को फॉलो कर रही हैं, तो इसलिए उन्हें भी विरोध करने का यहाँ पे अवसर नहीं लेना चाहिए। और तीसरी बात, महंगाई बढ़ रही है, तीसरी बात जी, महंगाई बढ़ रही है तो विरोध तो करेंगे। महंगाई बढ़ रही नहीं, राजनीतिक विरोध करना एक विषय अलग हो सकता है। फिर वही बात मुझे लग रहा है कि ये जुमले खड़े करके आप प्रतिपक्ष की भाषा सीखने लगे हैं। जब आप एक बार
आप 15 महीने की सरकार से आउट हो गए तो आपने सीख लिया कि यार अब तो जुमले और भाषण ऐसे कसीदे करना है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, गंभीर चर्चा करिए। लोग आपके मुख से अडवाणी अंबानी सुनने नहीं आ रहे हैं। कोई अगर सकारात्मक सुझाव है तो वो आपसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपके आरोप, आप सुनिए ना, आपके आरोप 2019 के इलेक्शन के वक्त यही थे। अडानी अंबानी, जनता ने अपना मत देके आपके आरोपों को पानी में, देखिए, चुनाव जीतना हारना महंगाई से नहीं जुड़ता है। नहीं, बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ। महंगाई पे चर्चा करिए, आम आदमियों को राहत दीजिए। इस पे चर्चा का कोई विषय नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। आपको लगेगा आप अच्छा भाषण दे गए, लोग मुस्कुरा दिए, गंभीर चर्चा गिर जाती है, सड़कों पर सरकारें गिर जाती है, तो सरकारें अरे आपने विषय को रखने का प्रस्तुतिकरण गलत किया, आपने गलत आरोप लगाए। 3% लोगों के पास जा रहे हैं, 97% लोग गरीब हो रहे हैं इस देश में। ये आपको दिख रहा है, ये आपको अब दिख रहा है। ये मनमोहन सिंह जी को 2010 में नहीं दिखता था। चलिए, ये मनमोहन सिंह जी को आंकड़ा 2010 में प्राप्त नहीं था। हम चला लेते हैं। विकास जी, अरे आप कहाँ चला पाए सरकार, तब तो एक एक राज्य खोते जा रहे हैं। विकास जी, हमारा समय समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिरोज जी आपका, लखन जी आपका, सेठिया जी आपका और अश्विनी जी आपका हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सरकार को बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने की जरूरत है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवार भी सहजता से जीवन यापन कर सके। अभी हाल ही में रसोई गैस के दाम में बढ़ोतरी की गई है। कीमतें बढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि गृहिणियों की रसोई में जैसा ग्रहण सा लग गया हो, क्योंकि किचन में रसोई गैस की सबसे अहम भूमिका होती है। ऐसे में किचन पर अतिरिक्त बोझ पड़ा है। इस महंगाई के बोझ तले हर कोई दबा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति क्यों न हो। ऐसे में सरकार को बढ़ती महंगाई के संबंध में विचार करना चाहिए और इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिलकर इस पर किसी तरह का समाधान निकालना चाहिए, जिससे कि लगातार जनता के ऊपर महंगाई का भार जो बढ़ता जा रहा है वो कैसे कम होगा। इसी के साथ जनता आगे जवाब देता है। नमस्कार।